नमस्कार। आज वीपीटी सेकंड सेमेस्टर की क्लास सेकंड लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ योग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था योग का अर्थ क्या होता है, योग की डेफिनेशंस क्या होती हैं और अर्थ कैसे धातु से संबंधित है और योग के अर्थ क्या हैं। 3 धातुएं हैं, युजुर योगे, युज समाधो, युज संयमने, और उसी के आधार पे योग के 3 अर्थ भी हैं। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 समाधि और नंबर 3 संयम। ये हम इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे योग का इतिहास। योग कैसे डेवलप हुआ, कब से योग की उत्पत्ति मानी जाती है। तो योग का इतिहास पढ़ने के लिए, जानने के लिए इस पूरे इतिहास को 4 भागों में यहाँ सामने डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल। इसका मतलब हुआ वेद के पहले योग था या नहीं था या किस रूप में था। तो वैदिक, चूँकि वेद को पहला लिटरेचर माना जाता है, जहाँ से लिटरेचर आया है, जहाँ से लिखने का काम शुरू हुआ, तो सबसे पुराना और सबसे प्रथम जो लिटरेचर है दैट इज वेद। तो वेद के पहले योग था कि नहीं था तो कैसे पता चले, क्योंकि पहले का लिटरेचर तो कुछ है नहीं। दूसरा फिर वैदिक काल। तो वैदिक काल में कि वैदिक लिटरेचर में योग है तो किस रूप में है, कहाँ पर है। दूसरा मध्यकाल, और तीसरे नंबर पे आधुनिक काल, वर्तमान। तो इस तरह से योग को 4 भागों में डिवाइड किया गया: पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आगे देखते हैं पूर्व वैदिक काल में योग का क्या स्वरूप था। तो पूर्व वैदिक काल में योग किस रूप में था, तो एक संदर्भ मिलता है। दरवाजा बंद कर दो। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम वक्ता है। ये मनुस्मृति में इसका उल्लेख है। इसी तरह से महाभारत में भी हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम वक्ता माना गया है। तो ये 2 श्लोक ये बताते हैं कि हिरण्यगर्भ ही योग के पहले वक्ता है। दूसरा कुछ रेफरेंस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ ने की, इसके भी एविडेंस मिलते हैं। वेदों में ऐसा कहा गया है कि जो सृष्टि है उसके रचयिता हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ ने सृष्टि की रचना की। तो एक ही व्यक्ति जिसने योग को पहले उपदेश किया और वही व्यक्ति सृष्टि को रचता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि योग वैदिक काल से पहले था। वेद की जब रचना हुई उसके पहले था। दूसरी चीज, अभी वैदिक काल में योग किस रूप में है, इसका रेफरेंस वैदिक काल में देखेंगे कि वेदों में योग का सम्यक उद्धरण मिलता है। वेद 4 भागों में बटा हुआ है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इस संपूर्ण लिटरेचर को, साहित्य को वेद कहते हैं। वेद पर्टिकुलर किसी एक किताब या किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है। वेद एक लिटरेचर की एक पूरी की पूरी सीरीज है। उसमें संहिताएं आती हैं, फिर वो संहिताएं 4 हैं जिन्हें आप वेद कहते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना। तो ये 4 क्या हैं? दीज आर संहिताएं। संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद को वेदों का शीर्ष भाग कहा जाता है, उसे वेदांत भी कहते हैं। वहीं पर विचारों में बहुत ज़्यादा स्वस्पष्टता पाई जाती है। दार्शनिक चिंतन प्रखर हुआ है वेदांत में या उपनिषद में। तो जो वेद का शीर्ष भाग है दैट इज उपनिषद, उसी को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेद का वहीं पे आकर के अंत होता है, इसलिए उसे वेदांत कहते हैं। अंतिम भाग कहते हैं, शीर्ष भाग भी उसे कहते हैं। तो ये जो वेदांत है ये शीर्ष भाग है। तो इस पूरे लिटरेचर में शुरू से ही, वैदिक काल में, वैदिक लिटरेचर के प्रारंभ से ही वेद का उद्धरण, योग का उद्धरण मिलता है। इसका मतलब कि लिटरेचर से पहले था।
भाई अगर कोई चीज़ पहले रहेगी तभी तो उसमें आएगी। तो ये 2-3 तथ्यों से सिद्ध होता है कि योग वैदिक काल से पहले से था। और इसी तरह के कुछ संदर्भों के आधार पर यह कहा जाता है कि योग की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ काल से ही थी। यानी योग विषय, योग विद्या सृष्टि के आरंभ काल से ही थी। योग विद्या की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ काल से ही मानी जाती है, सृष्टि काल से ही मानी जाती है। अब वैदिक वेदों में योग किस प्रकार से है इसको देखते हैं। तो वैदिक काल में योग का जो संदर्भ मिलता है उसके कुछ तथ्य आपके सामने हैं। ये वैदिक काल का पूरा क्रम है जो कि मैंने अभी बताया। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये पूरे वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। उपनिषद उसका अंतिम भाग है और इसी को वेदांत भी कहते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे जो है वो प्राचीन वेद माना जाता है, उसके पहले अध्याय में ही योग का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी योग का उल्लेख है। और उपनिषद में तो जो है वो पूरी भरमार है योग की। उपनिषद में प्रिंसिपल जो 8 उपनिषद हैं, 10 उपनिषद हैं प्रिंसिपल उपनिषद, कुछ मान्यता के अनुसार 11 उपनिषद माने जाते हैं प्रिंसिपल उपनिषद, जिसपे शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे हैं। उन सब में योग का उद्धरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 8 उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें योगोपनिषद के नाम से ही जाना जाता है। तो उन उपनिषदों में योग का पर्याप्त उदाहरण है। ठीक है, उसमें से त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद हैं जहाँ पर योग का पूरा बहुत अच्छे से, सांडिल्य उपनिषद में योग का पूरा अच्छे से विवरण दिया गया है, राजयोग उपनिषद में योग के अच्छे से विवरण दिया गया है। तो इसी तरह से तैत्तिरीय उपनिषद में भी योग की अवधारणा को पंचकोश के माध्यम से बताया गया है। यहाँ कठोपनिषद का जो सामने संदर्भ दिया गया है, जहाँ योग को डिफाइन किया गया है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है, वहाँ पर अध्यात्म योग का उल्लेख किया गया है और अध्यात्म योग को जो है वो ज्ञान प्राप्ति का, तत्व ज्ञान का साधन माना गया है। तो उपनिषदों में तो योग बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में उसके संदर्भ मिलते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो वैदिक काल के प्रारंभ से ही है। यानी कि वैदिक लिटरेचर जहाँ से शुरू होता है वहीं से योग के संदर्भ शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से योग के वैदिक लिटरेचर में योग पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। आगे देखिए मध्ययुगीन। तो मध्य युग में जो है, जो ढेर सारे सिंधुकालीन की या सिंधुकालीन की सभ्यता में जो ढेर सारे चिन्ह मिलते हैं, जो वहाँ पर उसके अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे भी योग सिद्ध होता है। क्योंकि वहाँ पर योग के जो है ढेर सारी आकृतियाँ मिली, ध्यान की स्थिति में बैठे हुए या योग की मुद्रा में बैठे हुए लोगों के ढेर सारे उसमें से चिन्ह मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। उनसे सिद्ध होता है कि पहले के लोग भी योग का अभ्यास करते थे। क्योंकि योग की आकृतियाँ, योग की मुद्राएं, विशेषकर मुद्राओं का अर्थ है जो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं इस्तेमाल होती हैं या विभिन्न प्रकार की ध्यान की अवस्थाएं हैं जो योग की अवस्थाएं हैं, उनके अवशेष वहाँ पर प्राप्त हुए। अब आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में जो योग का लिटरेचर है वो किस रूप में मिलता है? क्योंकि मध्यकाल से पहले जो वैदिक काल में लिटरेचर था या जो वैदिक काल में योग था, वहाँ पर योग का जो मुख्य पक्ष था, जो केंद्रीकृत पक्ष था, वो क्या था? अध्यात्म था। अध्यात्म, साधना, ध्यान। तो स्पिरिचुअल जो दृष्टिकोण था वही केंद्रीकृत विषय था योग का, और लोग साधना के रूप में योग का अभ्यास करते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए या अपने आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए योग का अभ्यास करते थे। लेकिन मध्यकाल में उसका रुख चेंज हुआ, उसका रुख बदला
और उसमें जो धार्मिक और दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष था ये दबता हुआ प्रतीत इसकी ओर रुझान लोगों का कम गया, और वो जो पक्ष ड्राइवर्ड हुआ वो हुआ हठ योग की ओर। तो हठ योग परंपरा का तीव्र अगर विकास हुआ तो मध्यकालीन में हुआ। हठ योग के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे आप दाहिनी ओर देख रहे हैं, या सेकंड मध्य में ही सेकंड पॉइंट पे देखिए, हठ योग के ग्रंथ हठ प्रदीप का, ग्रहण संहिता, शिव संहिता, इन सब की रचना इसी काल में हुई। हठ प्रदीप के राइटर हैं स्वात्माराम, ग्रहण संहिता के राइटर हैं महर्षि ग्रंथ। तो ये दोनों 14वीं और 17वीं शताब्दी के ग्रंथ माने जाते हैं। मध्यकाल में ही सब ये लिटरेचर लिखे गए और वहाँ पर हठ योग की प्रमुखता रही, हठ योग को स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। और उसी के साथ साथ शरीर विज्ञान का प्रवेश हठ योग में हुआ, और योग को बेसिकली हठ योग को फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा कि भाई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका क्या प्रभाव है, स्वास्थ्य के लिए इसका कितना क्या महत्व है, या शरीर के जो सिस्टम्स हैं, ढेर सारे तंत्र हैं, या शरीर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है मानव शरीर की, उस पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट योग का किस तरह से आता है। तो बीमारी के इलाज के लिए या हेल्थ प्रमोशन के लिए या हेल्थ प्रिवेंशन के लिए योग का क्या रोल है, क्या महत्व है, इस दृष्टिकोण पर चिंतन तीव्र हुआ और योग का इस ओर रुझान हुआ मध्यकालीन। वैदिक कालीन में ऐसा नहीं था। वैदिक कालीन में जो योग था उसका केंद्रीकृत विषय था आध्यात्मिक विकास। वहाँ कोई योग को बीमारी के लिए या योग को हेल्थ के लिए नहीं करता था, वहाँ आध्यात्मिक विकास ही केंद्र में था। लेकिन मध्यकालीन में योग का रुख बदला और ये जन सामान्य के बीच में आया, और लोगों ने लिटरेचर में भी, योगियों ने भी इस विषय पर काम किया। आप हठ प्रदीप का उठा के देखिए, हठ प्रदीप का में पूरा अच्छे से बीमारियों का उल्लेख किया गया कि ये अभ्यास करने से ये फायदा होता है, ये इस बीमारी का शमन होता है, इस बीमारी में ये लाभ करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का उल्लेख किया गया है। अभ्यास जब बता रहे हैं तो अभ्यास के बेनिफिट्स को ज़्यादातर बीमारियों से जोड़ा है, चाहे षटकर्म की बात हो, चाहे प्राणायाम की बात हो, आसन की बात हो, अलग अलग अभ्यास की बात हो, और बहुत सामान्य उनके प्रभाव बताए गए डे टू डे लाइफ की समस्या से। सूर्य भेदी प्राणायाम का बताया गया है कृमिनाश के लिए। कंधे से ऊपर की जो बीमारियां हैं, नासिका से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, आंख से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनके लिए जल नीति का अभ्यास बताया गया। इसी तरह से कफ से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, चूंकि आयुर्वेद का से कहीं ना कहीं उसका संपर्क मिलता है, तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, इन तीन के आधार पर ही रोगों को डिफाइन किया गया है कि वात, पित्त, कफ के कारण ही, इनके असंतुलन के कारण ही बीमारियां होती हैं। तो आप उस चीज को हठ प्रदीपिका में देखेंगे। षटकर्म को बोलते हैं कि भाई वात, पित्त, कफ जिनका असंतुलित हो उनको षटकर्म का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, और कोई भी रोग हो वात, पित्त, कफ के त्रिदोषों के असंतुलन से ही होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो इसका मतलब वो षटकर्म से बीमारियों का सीधे देख रहे हैं। फिर धौती एक षटकर्म का अभ्यास है, उसका कफ जनित जो भी समस्याएं हैं, कफ से उत्पन्न होने वाली, उनसे उनका समाधान बताया गया है। तो इस प्रकार मध्यकालीन के जो लिटरेचर हैं, यहाँ पर मैंने 2-3 ग्रंथों की बात की, लेकिन उसमें मैं हठ प्रदीपिका को कोट कर रहा हूँ। तो हठ प्रदीपिका का जो आप संदर्भ अगर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी को या हेल्थ से जोड़ करके अभ्यासों के लाभ को बताया गया है। आध्यात्मिकता का रुख है, लेकिन आध्यात्मिकता से ज़्यादा जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, या वो कहें स्वास्थ्य से जोड़ करके, या उसको कहें बीमारी से जोड़ करके ज़्यादा बताया गया है। प्राणायाम के बारे में सीधे सीधे कहते हैं, हठ प्रदीपिका में ही कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, आयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव। यानी युक्ति पूर्वक सही विधि से प्राणायाम का अभ्यास करने से सारे रोग नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं, और आयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव, गलत विधि से प्राणायाम का अभ्यास करने से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा हठ प्रदीपिका स्पष्ट कहती है। तो इस प्रकार से मध्यकाल का केंद्र बिंदु क्या रहा? सबसे पहला पॉइंट, दार्शनिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष दबा, वह धूमिल हुआ, और जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था योग का, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इफेक्ट था रोग का, वो प्रखर हुआ और उस ओर योग का विकास हुआ। उसी के साथ साथ आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, इन सब का भी प्रचलन हुआ। नहीं तो उसके पहले सबसे ज्यादा ध्यान की बात ज्यादातर की जाती थी।
तो ये पक्ष भी स्पष्ट हुए, इन पक्ष का उभार हुआ। मुख्य रूप से ग्रंथ मध्यकाल में ही सभी लिखे गए, हठ प्रदीपिका, ग्रंथ संहिता, शिव संहिता आदि। और इनके जो उधर राइटर देखे गए, स्वात्माराम राइटर हैं हठ प्रदीपिका के, और महर्षि ग्रंथ है ग्रंथ संहिता के, और श्रीनिवास ने ग्रंथ लिखा है हठ रत्नावली, उसका उल्लेख इसमें मैंने नहीं किया है। तो हठ रत्नावली श्रीनिवास द्वारा लिखी हुई है। और हठ रत्नावली हठ प्रदीपिका स्वात्माराम द्वारा लिखी गई हठ प्रदीपिका के बाद का ग्रंथ है, क्योंकि श्रीनिवास ने अपने ग्रंथ में बार बार हठ प्रदीपिका को कोड किया है, हठ प्रदीपिका का उल्लेख किया है, हठ प्रदीपिका के सूत्रों का उल्लेख किया है। यद्यपि उसमें और इस ग्रंथ में काफी चीजों में भिन्नता है, आसनों की संख्या को लेकर के, प्राणायाम की संख्या को लेकर के, तो एक बड़े लेवल पर दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन बार बार वो उस हठ प्रदीपिका को श्रीनिवास कोड भी कर रहे हैं, अपने ग्रंथ में उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये मध्यकाल में योग के डेवलपमेंट की बात रही। अब हम देखते हैं आधुनिक काल में योग का विकास किस रूप में हुआ। आधुनिक काल में मुख्य रूप से यहाँ पर 3 योगियों के मैंने नाम लिखे हैं, श्री अरविंद, विवेकानंद, गांधी। लेकिन इसके अलावा भी जो है तमाम योगी रहे जिन्होंने काम किया इस फील्ड में। लेकिन विवेकानंद का जो नाम है वो सबसे बढ़ चढ़ के लिया जाता है, और उन्होंने वेदांत पे बहुत अच्छा काम किया, और उसके साथ साथ योग पे जो है राजयोग पे काफ़ी काम किया, राजयोग पे काफ़ी स्पष्टता दी। गांधी जी का जो योग है वो अनासक्ति योग के नाम से जाना जाता है, और श्री अरविंद का जो योग है वो समग्र योग के नाम से। तो इधर जो 3 शाखाएं हैं प्रचलित योग की शाखाएं, वो इन्हीं 3 योगियों की मैंने लिखी हैं इसमें। श्री अरविंद की समग्र योग, और विवेकानंद का राजयोग, और गांधी जी का अनासक्ति योग। ठीक है। अनासक्ति का अर्थ होता है आसक्ति से रहित। आसक्ति अटैचमेंट को बोलते हैं, राग को बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज से जितना ज्यादा जुड़ता जाता है उतनी ज्यादा उसको समस्या होती है। अनासक्ति मीन्स होता है कि डिटैचमेंट, अटैचमेंट का न होना। हाँ, तो अटैचमेंट रहित यानी राग रहित जो अवस्था है उसको इन्होंने योग के रूप में माना, क्योंकि जो राग है, जो अटैचमेंट है, वही सारी समस्याओं का कारण है। योग की प्रकृति किस ओर रही, तो स्वास्थ्य विज्ञान की ओर और तीव्र रुझान हुआ। जन कल्याण के प्रयोग में गति मिली योग को, क्योंकि वैदिक काल में आप देखें तो वैदिक काल में योग का जो एरिया था या क्षेत्र था वो ज़्यादातर योगियों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, गृहस्थों के बीच में नहीं था, पब्लिक के बीच में नहीं था। लेकिन आधुनिक काल में यह जन कल्याण के रूप में प्रयोग होने लगा, और यह जन सामान्य के बीच में आया, और लोगों में यह सोच या समझ विकसित हुई, या यह मैसेज गया कि योग सबके लिए, और योग से हमारी डे टू डे लाइफ में वो यूजफुल है, और डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में इससे लाभ मिल सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य को जुड़ करके हो, चाहे अपनी मस्तिष्क की या शरीर की कार्यक्षमता को विकसित करने की बात हो, या बीमारियों से बचने की बात हो, या बीमारियां होने पर उनका इलाज की बात हो। और दूसरी बात आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा योग एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। बात मालूम है नहीं मालूम आप लोगों को? आयुष के अंदर जो 5 चिकित्सा पद्धति आती हैं, ए का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद। फिर वाई का मतलब योग एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा, एच का मतलब होम्योपैथी। तो आयुष के अंदर ये, और आयुष तो एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आज की डेट में भारत सरकार द्वारा योग एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। तो आधुनिक काल में मुख्य रूप से योग का जो केंद्र रहा वो स्वास्थ्य रहा, हेल्थ रहा, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो, चाहे प्रिवेंशन के रूप में हो, चाहे बीमारियों के इलाज के रूप में हो, ट्रीटमेंट के रूप में हो, और इसे जन कल्याण की ओर प्रेरित किया गया, और एक जन सामान्य में, एक पब्लिक में योग पॉपुलर हुआ, योग का प्रचार प्रसार बढ़ा, और हर व्यक्ति इसको अपने डे टू डे लाइफ की समस्याओं
के निदान के रूप में जाना जाने लगा और करने लगा। और आज आप सभी जानते हैं कि आज योग जो है वो बीमारियों के इलाज करने में लोग ब्लड प्रेशर के लिए, इंसोम्निया के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तमाम तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए योग का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लाभ भी होता है। इसके साथ साथ विभिन्न अलग अलग फील्डों में स्पोर्ट्स के लिए उसकी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, या स्टूडेंट्स के लिए उनके अपनी जो स्टडी से संबंधित योग्यताएं हैं उनको विकसित करने के लिए, या अन्य दूसरी फील्ड के जो लोग हैं तो उनको पर्टिकुलर उनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो योग्यताएं चाहिए वो योग से पाने के लिए, और प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उससे बचने के लिए। जैसे कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं तो उनको सर्वाइकल होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो ऐसे लोग उससे बचने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। प्लेयर्स हैं तो जैसा गेम उसके अनुसार उनको पर्टिकुलर एक सामान्य व्यक्ति से अलग हटके योग्यता चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। ये कुछ में मेंटल का काम ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो कुछ में पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिजिकल में भी कुछ विशेष बॉडी पार्ट की फिजिकल की, जैसे फुटबॉल प्लेयर है तो उसको क्या चाहिए, पैर में ज़्यादा ताकत चाहिए। क्रिकेट का प्लेयर है तो उसका स्पाइन और हाथ दोनों मजबूत चाहिए, अगर बैट्समैन है तो बॉलर है तो दौड़ने के लिए भी चाहिए। तो इसमें अलग अलग तरह का है ना भाई, उसके माने बैट्समैन है तो उससे, और टेस्ट मैच खेल रहा है तो एक एक बैट्समैन के एक एक दिन पूरा पारी खेलते रहते हैं, तो ऐसे में लिए उनको कमर में स्ट्रेंथ चाहिए ना, नहीं तो कमर दुखने लगेगी खड़े होते होते। तो उनके लिए फिर उस तरह के अभ्यास कि जो बैक मसल्स को स्ट्रांग करते हों, या जैसे कुछ लोग ऐसे नौकरी करते हैं, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है या गार्ड की नौकरी करने वाले लोग हैं, तो उनको पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, तो जो खड़े रहते हैं उनको कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, वेरिकोज वेन की समस्या ज़्यादा होती है, पैर का ब्लड वापस नहीं आ पाता है। इसके साथ साथ देर तक खड़े रहने से कमर भी दर्द होता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों को उसी के साथ नियमित 10-15 मिनट अभ्यास करना चाहिए अपने कमर को ठीक कर रखने के लिए, और पैर का ब्लड वापस आ जाए इसके लिए कुछ उत्तान पाद, या पैर को शीर्षासन है, सर्वांगासन है, हल आसन, जिसमें पैर ऊपर जाते हों, तो ब्लड वेरिकोज वेन होने की समस्या नहीं होगी, ब्लड वापस प्रॉपर आने लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड के जुड़े हुए लोगों के लिए अलग अलग तरह के अभ्यास चयन किया जा सकता है, और एक जनरल अभ्यास है कि हाँ भाई सबके लिए सब है, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रोफेशन के अनुसार उसके प्रोफेशन से जिस तरह की उसको उस बॉडी में योग्यता चाहिए, या जिस तरह के उस प्रोफेशन से साइड इफेक्ट होने वाले हैं उसके अनुसार अभ्यास का चयन करके अभ्यास आज के समय में कराया जा रहा है। तो यहाँ तक योग की यात्रा हुई, और आधुनिक रूप में योग इस रूप में प्रसिद्ध हुआ, इस रूप में स्टेब्लिश हो रहा है, जो पूर्व वैदिक काल यानी कि सृष्टि के आरंभ काल से चल करके निरंतर इसमें नए आयाम जुड़ रहे हैं। और अब तो एक लंबे समय से योग एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, जल्दी ही नीचे भी जाना चाहिए। ढेर सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेजों में भी इसे एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी उसे एक पेपर के रूप में नहीं बल्कि एक फिजिकल उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसी के रूप में। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में तो इसके पीजी कोर्स, यूजी कोर्स, पीएचडी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, तो इतने तरह के कोर्स होते हैं। अलग से योग थेरेपी का कोर्स चल रहे हैं। तो काफ़ी आधुनिक काल में एकेडमिक में योग को एंट्री मिली और विभिन्न प्रकार के कोर्स भी चलाए जाने लगे। तो इस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आज आपने जाना कि योग का किस रूप में कैसे हुआ। कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास समाप्त हुई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।